जय हिंद दोस्तों, मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में हमने कक्षा 9 के 13वें चैप्टर को स्टार्ट किया था और दूसरे लेक्चर में हम उसे आगे बढ़ाएंगे। तो आगे स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें काम करने के अवसर खोजने पड़ते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि किसी से हमारा व्यवहार ठीक नहीं है और एक दूसरे से डर हो तो हम प्रसन्न तथा स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता बहुत आवश्यक है। हम किसी प्रकार सोच सकते हैं कि अनेक सामुदायिक समस्या हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है और इसके लिए हमें काम करके पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के लिए हमें पहले काम ढूंढना पड़ता है। उसी प्रकार से हम बीमार रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे, इसका जो ये निर्भर रहता है हमारे समाज पे। यदि हमारा समाज ठीक ठाक हमसे व्यवहार करता है तो हमारा स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा, क्योंकि हम तब प्रसन्न हो गए। स्वस्थ रहना तथा रोग मुक्त रहने में अंतर है, इन दोनों में अंतर समझेंगे। यदि हमें इसे स्वास्थ्य हम यदि हम इसे स्वास्थ्य समझते हैं तो रोग अथवा व्याधि क्या है। अंग्रेजी शब्द डिस प्लस बेस स्वयं को परिभाषित करता है। बाधित, आराम। रोग का दूसरा अर्थ है असुविधा। यद्यपि इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत सीमित है। हम रोगों के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा की विशिष्ट कारण का पता होता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम इसका सही तथा अंतिम उत्तर जाने। हम बिना कारण जाने यह कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रभाविका से ग्रस्त है। दरअसल स्वस्थ और रोग मुक्ता में अंतर जाने तो ये बिल्कुल सीमित अंतर है। इसमें यदि हमें आराम मिल रहा है, प्रसन्नता मिलती है, तो हम स्वस्थ है। और रोग मुक्त तब होते जब हमें कोई बीमारी ना हो, कोई दीर्घकालीन बीमारी ना हो, तब हम रोग मुक्त है ऐसा कह सकते हैं। हम ये सरलता से पाते हैं कि बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। यानी यदि आपको कोई बड़ा रोग ना हो तो भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। केवल कोई रोग न होने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वस्थ हैं। नर्तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह विशिष्ट पूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त करे। संगीतकार के लिए इसका अर्थ है कि वह लंबा श्वास ले सके, जिससे कि वह अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके। दरअसल आप बीमार ना हो, यदि आपको कोई बीमारी ना हो तभी आप स्वस्थ हो, ये ज़रूरी नहीं है। यदि आप कोई डांसर हो और आपका शरीर उस प्रकार से स्टेप नहीं कर सकता, थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो भी आप अस्वस्थ हो ऐसा कह सकते हैं। यदि आप सिंगर हो और आप ठीक से गा नहीं पा रहे हो तो भी आप अस्वस्थ हो। यदि आप क्रिकेटर हो और ठीक से खेल नहीं पा रहे हो, आपको दिक्कत आ रही हो, तो भी आप अस्वस्थ कह सकते हैं। इस प्रकार हम किसी रोग के लक्षणों को अभिव्यक्त के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं, हम समाज तथा समुदाय के विषय में सोचते हैं और रोगों के विषय में सोचते समय हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। जब हम अपने स्वास्थ्य, अपने मूड के बारे में जब सोचते हैं तो हम समाज को साथ लेके सोचते हैं। यानी समाज ठीक है तो हमारा मूड, हमारा ईगो, हमारा स्वास्थ्य ठीक है। परंतु जब हमें कोई रोग होता है तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि यह बीमारी मुझे अपने तक ही सीमित है। आगे देखें, रोग तथा इसके कारण। रोग क्यों होते हैं और इसके कारण क्या है ये समझेंगे। रोग किस तरह के दिखाई देते हैं, और रोगों के विषय में और अधिक सोचें। पहले
हमें कैसे पता लगता है कि हमें कोई रोग है, अर्थात कैसे पता लगता है कि शरीर में कुछ दोष है। हमें हमने छठे अध्याय में पढ़ा कि हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों अथवा अंग तंत्रों को बनाते हैं, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। हम अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे ऊतकों के बारे में कि किस प्रकार से ऊतक, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं और ऊतक हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को बनाते हैं। हर अंग तंत्र का अपना एक विशेष अंग होता है, इसका एक विशेष कार्य होता है। जैसे पाचन तंत्र में आमाशय तथा आंत्र होते हैं, जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। प्रत्येक अंग तंत्र में एक अंग होता है जो विशेष कार्य करता है हमारे शरीर के लिए। जैसे हृदय वो हमारे रक्तचाप का कार्य करता है। हमारी किडनियाँ मूत्र को ब्लड स्वच्छ करके मूत्र अलग करने का कार्य करती है। उसी प्रकार हमारे पाचन तंत्र में आमाशय और आंत भोजन को पचाते हैं। पेशियों तथा अस्थियों में बना पेशी कंकाल तंत्र हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की गति में सहायता करता है। जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना में खराबी परिलक्षित होने लगती है। यह बदलाव रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में मवाद आना, ये सभी लक्षण है। जब भी हमें कोई रोग होता है तो हमारा शरीर उस रोग को दर्शाने के लिए छोटी छोटी लक्षणों को हमारे शरीर में प्रवेश करने देता है। जैसे सिर दर्द, खांसी, सर्दी होना या कहीं पे घाव लगाओ तो घाव का सूख के उसमें मवाद उत्पन्न होना। लेकिन इनसे यह नहीं पता चलता कि कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए सिर दर्द का कारण परीक्षा का भय अथवा इसका अर्थ मानसिक का वर्ण शोध होना। यदि आपका सिर दर्द हो रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है। हो सकता है किसी कारण से आपका मूड खराब हो और आपको सिर दर्द हो रहा है। दर्जनों विभिन्न बीमारियों में से एक हो सकता है। रोगों के चिन्ह वे हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर देखते हैं। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। चिकित्सक रोगों के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला में कुछ परिणाम भी करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी बीमारी जानने के लिए काफ़ी बार ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट भी करते हैं, जिसके कारण उन्हें परफेक्ट क्या बीमारी है वो पता चल जाए। आगे पढ़ेंगे तीव्र तथा दीर्घकालीन रोग, यानी कम समय के लिए और अधिक समय के लिए प्रचंड रोगों के विषय में हम जानेंगे। रोगों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर करती है। कुछ रोगों की अवधि कम होती है जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं। हम सभी ने अनुभव किया कि खांसी जुकाम बहुत कम अवधि तक रहते हैं। जब भी आपको खांसी सर्दी होती है तो आपको वो कम अवधि तक रहती है, परंतु कोरोना अब जब से आया है तो खांसी सर्दी भी अधिक समय तक रहने लगी है। अन्य ऐसे रोग भी है जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्याप्त रहते हैं। ऐसे रोगों को दीर्घकालीन रोग कहते हैं। जो रोग लंबे समय तक या आजीवन रहते हैं उसे दीर्घकालीन रोग कहते हैं। इसका एक उदाहरण एलिफेंटाइसिस है अथवा फीलापाव होता है। अब एलिफेंटाइसिस मतलब हाथी पग्गा, जो जिसके पैर हाथी के पैर के समान हो जाते, उस बीमारी को एलिफेंटाइसिस कहते हैं। यह भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत आम पाया जाता है। भारत के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ पे ये बीमारी आसानी से देखने को मिलती है। आगे क्रियाकलाप है जिसे आप स्वयं ही कर सकते हो। इसके बाद दीर्घकालीन रोग तथा अस्वस्थता, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तीव्र तथा दीर्घकालीन रोगों ने हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभाव करता है तो वह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यदि आपके जैविक कार्य में यदि रुकावट आती है, किसी भी कारण आपका मन नहीं लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है या कोई अन्य कारण, तो वह हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का सूचित कार्य करना
आवश्यक है, लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है उससे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालने का समय ही नहीं मिलता। जो रोग जल्दी ठीक हो जाते वो स्वास्थ्य पे बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाते, लेकिन दीर्घकालीन रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते। जो दीर्घकालीन रोग होते वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर देते। उदाहरणतः खांसी जुकाम के विषय में सोचो, जो हम सभी को प्राय होती रहती है। इसमें अधिकांश लगभग एक सप्ताह में ठीक हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष कुप्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम दीर्घकालीन रोग जैसे फेफड़ों के क्षय रोग में संक्रमित हो जाए तो कई वर्षों तक बीमारी होने के कारण वजन कम हो जाता है और हर समय थकान होती है। और यदि हमें खांसी सर्दी हो तो कम से कम 7 दिन में ठीक हो जाती है, परंतु यदि हमें हृदय का रोग, फेफड़ों का रोग, आंतों का रोग या वकृत का रोग हो जाए तो वो हमारे साथ दीर्घकालीन रहता है और हमारे विभिन्न अंगों पर भी प्रभाव डालता है। यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते, लेकिन यदि दीर्घकालीन रोग से पीड़ित है तो हमें स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनता होगी और हमारे सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी, अर्थात हम काफ़ी समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए दीर्घकालीन रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। यानी यदि आपको रोग हुआ है और तुरंत ठीक हो रहा है तो आपके शरीर में अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु यदि आपको दीर्घकालीन लंबे समय का रोग है तो आपके शरीर में काफ़ी सारे नुकसान करेगा वो रोग। रोग के कारक, रोग के क्या कारण हैं? जब हम रोग के कारणों के विषय में सोचते हैं तब हमें यह याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से स्तर होते हैं। आओ हम उदाहरण लें। यदि कोई छोटा बच्चा पतले दस्त लूज मोशन से ग्रस्त है तो हम कह सकते हैं कि इसका स्वाभाविक कारण संक्रमण है। और यदि कोई छोटे बच्चे को लूज मोशन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उसने कहीं दूषित पानी पी लिया होगा या कहीं दूषित खाना खा लिया होगा, बासी खुराक उसने ग्रहण कर लिया होगा तो उसे लूज मोशन हो गए। लेकिन अगला प्रश्न उठता है, संक्रमण कहाँ से आता है? मान लो कि हमें पता लगता है कि संक्रमण दूषित जल पीने से आता है, लेकिन अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया है। तब इसका क्या कारण है कि एक बच्चे को ही दस्त लग गया और दूसरे को नहीं? उस बच्चे के साथ कई और बच्चे भी होंगे जिन्होंने वो दूषित पानी पिया होगा, परंतु एक ही बच्चे को दस्त कैसे लग सकता है? इसके बारे में आगे जानेंगे। इसका एक कारण ये हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ ना हो। इसके परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हो सकता है कि जब बच्चा संक्रमण के संपर्क में आता है तो वो बीमार हो जाता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं। हो सकता है कि बच्चे को कोई पोषण ठीक से ना मिलता हो और वो हमेशा अस्वस्थ रहता हो। इस कारण जब भी वो संक्रमण के प्रभाव में आता है तब उसको वो लूज मोशन हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखें तो कोरोना जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, यदि कोरोना के वो संपर्क में आता है तो सीधा वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं है? शायद बच्चे का पोषण ठीक ना हो और वो पर्याप्त भोजन नहीं करता हो, अतः पर्याप्त पोषण का न होना ही रोग का दूसरा कारण है। बच्चा पर्याप्त पोषण क्यों नहीं पाता? शायद बच्चे के माता पिता गरीब हो। यह भी संभव है कि बच्चे में आनुवंशिक विभिन्नता हो तो रोग कारक के संपर्क में आने पर पतले दस्त से प्रभावित हो सकता है। लेकिन आनुवंशिक विभिन्नता अथवा कम पोषण भी बिना रोग कारक के पतले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन ये भी रोगों के कारण में सहयोग बनते। ये जो लूज मोशन है ये गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। बच्चे के लिए साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था? शायद ये बच्चे का परिवार रहता है वहाँ पर खराब लोक सेवा के कारण साफ पानी उपलब्ध न हो सका। यानी बच्चे को पोषण तत्व और ख़राब पानी क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे जो कॉरपोरेटर होते हैं या फिर हमारे विस्तार के जो मुखिया होते हैं या सरकारी कर्मचारी वो ठीक नहीं होते, यानी वो करप्ट होते या कुछ भी होता हो तो वो हमारे तक साफ पानी नहीं पहुंचने देते। इस प्रकार गरीब तथा लोक सेवाओं की अनुपलब्धता बच्चे की बीमारी का तीसरा कारण है। इस प्रकार अब यह स्पष्ट हो गया है कि सभी रोगों के तात्कालिक कारण तथा सहायक कारण होते हैं।
साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। संक्रामक तथा असंक्रामक कारण। हमने देखा कि जब कभी भी रोग के कारण के विषय में सोचे तो हमें लोक स्वास्थ्य तथा समुदाय स्वास्थ्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हम इस विषय में और चर्चा करते हैं। रोग के तात्कालिक कारकों के विषय में सोचना अच्छा है क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। रोग के कारण का एक वर्ग है संक्रमण कारण, जो अधिकांश सूक्ष्म जीव से होता है। वह रोग के जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसका कारण यह है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं और इनके कारण होने वाले रोग भी इसके साथ फैल सकते हैं। अब इसका सीधा सा करंट उदाहरण कोरोना है। कोरोना एक सूक्ष्म जीव है जो संक्रमण के कारण फैलता है। किसी व्यक्ति को यदि कोरोना है और दूसरा व्यक्ति उससे मिलता है, बातचीत करता है, तो कोरोना उसके शरीर से अन्य शरीर में प्रवेश करके इस रोग को बढ़ाता है। कोरोना के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। आगे बढ़े। दूसरी तरफ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रामक कारण द्वारा नहीं होते। इनके कारण भिन्न होते हैं, लेकिन वह बाहरी कारक जो सूक्ष्म जीव नहीं होते समुदाय में फैल सकते हैं। यद्यपि ये बहुधा आंतरिक एवं असंक्रामक है। अब कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो संक्रमण के कारण नहीं फैलते, अभी अन्य किसी कारण से फैल जाते हैं। उन सारे रोगों को असंक्रामक कहते हैं। उदाहरण कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक सामान्यता के कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप का कारण अधिक वजन होता है, व्यायाम न करना होता है। आप ऐसे अन्य रोगों के विषय में सोच सकते हो। रोगों के फैलने के तरीके तथा उनके उपचार की विधियां तथा सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधियां विभिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर यह निर्भर करता है कि इसके तात्कालीन कारण संक्रामक है अथवा असंक्रामक। यानी रोगों का इलाज करने के लिए आपको सर्वप्रथम तो यह जानना जरूरी है कि रोग संक्रामक है या असंक्रामक। यदि संक्रामक है तो किस प्रकार से इसका इलाज होगा, और असंक्रामक है तो किस प्रकार से इसका इलाज होगा। अब छोटी सी बात यहाँ पे करनी आपसे, ये जो पेटिक वक्र और नोबेल पुरस्कार ये आपको पढ़ना है, और इसके अलावा जो क्रियाकलाप दिए हैं वो भी आपको पढ़ना है, और 3 सवालों के जवाब। अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियां बताइए। रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न? इनके बारे में संपूर्ण 3 सवालों के जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ देना है। तो ये आपका होमवर्क। जब भी आप वीडियो देखें तो इन 3 सवालों के विषय में सोचें और इन 3 सवालों का जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें। जब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये जवाब दे दोगे तो हम इसे देखकर सही है या गलत ये आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। तो ये था आज का लेक्चर। बाकी की चर्चा हम इसके अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, होमवर्क ठीक से करिए और क्रियाकलापों को पढ़िए। और ये जो आपको मैंने बताया था ये नोबेल पुरस्कार, इस नोबेल पुरस्कार के विषय में भी पढ़िए। इसके अपितु आगे का जो भी है वो हम इसके अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।